इस वक्त सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ वहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है जिस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो वहाँ पर शुरू कर रहे हैं और अब ये प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने और यहाँ से ये रोड शो श्याम बाजार से शुरू होकर शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के आवास पर जाकर समाप्त होगा और इस दौरान प्रधानमंत्री बाग बाजार स्थित मां शारदा के आवास पर भी जाएंगे। और फिलहाल ये रोड शो, आपको ये दृश्य हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां पर ये रोड शो अब शुरू हो चुका है और काफ़ी वहां पर लोगों को इंतज़ार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काफ़ी संख्या में वहां पर लोग जमा हुए हैं, ये आप दृश्यों में देख सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कोलकाता में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस रोड शो की जो थीम है वो बांग्लीर मोने मोदी रखा गया है और काफ़ी वहाँ पर लोगों को इंतज़ार था प्रधानमंत्री मोदी का और अब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने अपना रोड शो शुरू कर दिया है। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। और जैसा कि अभी रोड शो शुरू होने से पहले हम दर्शकों को जब खबरें बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि इस बार भाजपा के पक्ष में पूरे देश में सबसे अच्छा परिणाम पश्चिम बंगाल से आएगा। ये प्रधानमंत्री की ओर से खुद कहा गया और इसका यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रोड शो कितना लंबा है और किस तरह का इंतज़ार वहाँ पर लोगों के बीच देखा आपने प्रधानमंत्री को लेकर के? वो स्वामी विवेकानंद जी का घर है, वहाँ पे जो अभी रामकृष्ण मिशन ने नई तरीका से पूरा सजावट किया है, पूरे घर का बाहर का जो एरिया है वहाँ पे मंदिर बनाया। तो ये जो 2-2.5 किलोमीटर जिस तरह से भीड़ है उसे लगता है कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा पूरे। ठीक है, हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बता रहे हैं कि करीब 2-2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में वहाँ पर भीड़ जुटी हुई है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस बार पूरे देश की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में सबसे अच्छा नतीजा पश्चिम बंगाल से आने वाला है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हैं। प्रधानमंत्री भी कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जोशी जी, आपने बिल्कुल सही कहा और अभी हमारे जो संवाददाता प्रसन्नजीत जी बता रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए ये इस बार का ये जो रोड शो है नॉर्थ कलकत्ता का, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है
कि लास्ट फेज के इलेक्शन में जो पिछली बार 2019 में बीजेपी की कोई भी एक सीट नहीं हो पाई थी, तो ये एक बीजेपी के लिए चैलेंज था कि लास्ट फेज के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल का जो ये कोलकाता सेंट्रिक है, उन सारे सेंट्रिक एक जगह पे बीजेपी अपना एक तरह से आप कहें कि वो पूरा का पूरा अपनी ताकत लगाए हुई, और प्राइम मिनिस्टर के मोदी का अगर इधर आप रोड शो देख रहे हैं नॉर्थ कलकत्ता में, तो साउथ कलकत्ता में ममता बनर्जी भी साथ साथ उनका भी रोड शो और उनकी भी रैलियां सब चल रही है। लेकिन जब आपका सवाल है, जब पीएम ने कहा है कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल जो है वो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होगा बीजेपी के लिए, तो ये बात कहते हुए उनके बात पे कितना इस बात का दम आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो कलकत्ता में जब बीजेपी इतने दिन के संघर्ष के बाद भी कलकत्ता में अपना एक इस तरह का आधार नहीं बना पाया था, और आज के जो कलकत्ता आप देखते हैं तो उसमें आपको लगता है कि एक जन सैलाब सा कलकत्ता के इस 2-2.5 किलोमीटर में उमड़ पड़ा है। और ये जब जन सैलाब आप देखते हैं, लोगों की भीड़ देखते हैं और लोगों की जो उत्सुकता देखते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए जो ललक देखते हैं अपने अपने मोबाइल फोन में, उस लम्हे को कैद करने की जो लोगों में एक ललक देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नॉर्थ कलकत्ता की जिस रोड से पीएम मोदी अभी गुजर रहे हैं, ये एक सामाजिक क्रांति का एक इलाका माना जाता है। ये भारत के जो राजधानी आप कहते हैं कलकत्ता ब्रिटिश काल में कभी रही है का वो गौरव मिला है कलकत्ता को, तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सेंटर भी कलकत्ता का यही इलाका रहा है। इसी इलाके में आप कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके, और आप अगर बात करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस की जो अभी आप शारदा माँ के मंदिर में घर पे आपने देखा पीएम मोदी का श्रद्धांजलि सुमन रखते हुए, तो ये आप कह सकते हैं एक कल्चरल सेंटर है पूरे कलकत्ता का। आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स को लेके भी अगर ये नॉर्थ बंगाल को आप कहें कि ये देश के लिए अग्रणी भूमिका रही है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बार जब आप नॉर्थ कलकत्ता में देख रहे हैं कि इस तरह की लोगों की भीड़ और लोगों की ये ललक, तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है कि पश्चिम बंगाल इस बार इनका बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होने वाला है, तो शायद कुछ गलत नहीं कहा है। जिस तरह का पश्चिम बंगाल में पीएम ने एग्रेसिवली कैंपेन किया है, जिस तरह से पीएम मोदी ने जो एग्रेसिवली रैलियां किया है, लोगों के एकदम एक इलाके में पहुंचे हैं और अपने सरकार के जो 10 साल का उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको लोगों के सामने में रखा है। और इसके बाद जो ममता टीएमसी और सीपीएम और कांग्रेस के रीजन का उन्होंने लोगों के बीच में वो तस्वीरें रखी है, जैसा कि आज भी आप अपने ही बुलेटिन में बता रहे थे कि पीएम आज भी बता रहे थे इस चीज का कि ये कोई अलग नहीं है, ये सारे एक ही है। अगर आप टीएमसी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, सीपीएम को वोट दो, तो ये एक ही दुकान है, एक ही सेंटर है जहां पे ये वोट पड़ते हैं। तो वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कलकत्ता में, खास करके पश्चिम बंगाल में, कि बीजेपी एक अलग पार्टी है जो लोकतंत्र की, जो सही मायने में लोकतंत्र है, उसकी जड़ें पश्चिम बंगाल में जो एक तरह से सीपीएम के दौर से उखड़ती गई थी, वायलेंस का दौर था, चाहे प्री पोल का इलेक्शन हो, पोस्ट पोल इलेक्शन हो, अब एक खून रक्त रंजित बंगाल हम लोग देखते रहे हैं। पंचायत के इलेक्शन में आपने देखा, एमएलए के इलेक्शन में देखा, और एमपी के इलेक्शन में अभी आपने 6 फेज के चुनाव के सब होते होते आपने देखा, हर जगह एक वायलेंस का नगारा रहता है। और इसके सामने में जो संदेश खाली का जो ये एपिसोड रहा है, वो भी पूरे दुनिया को और खास करके भारत को, देश को शर्मसार किया है। तो ये 7वें फेज के दौर में जब पीएम मोदी की ये रैली देखते हैं, ये रोड शो आप देख रहे हैं, तो इसका मैसेज 7 फेज के जो चुनाव में जो होने 1 जून को होने वाला है, कमोबेश आपको ये बात मैं एकदम बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि इस बार का जो ये फेज का जो चुनाव है, उसमें बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है, जो पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस है, वो सचमुच ये भीड़ और लोगों की ये ललक दिखाती है। ठीक है विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वेरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो जहां पर ये रोड शो चल रहा है वहीं पर वो मौजूद हैं। विशाल, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं लोगों में आप? देखिए चंद्रशेखर, जब आप ग्राउंड जीरो से बात करते हैं तो आप एग्जैक्ट आपको पता होता है कि क्या सिचुएशन है
देख के सुनी सुनाई बातें करना और ग्राउंड से बोलना ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। और ग्राउंड पे मैं जब से आया हूं मैं देख रहा हूं कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है और बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि लोगों से बातचीत में पता चल रहा है कि 10 साल का जो ममता बनर्जी का जो रूल रहा है उसको लेकर वो उनमें काफी नाराजगी है। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बात की है, अभी उन्होंने बारासात में रैली की और रैली में उन्होंने ये बता दिया कि विकसित भारत में पूर्वी भारत का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने कहा कि टीएमसी का जो रूल है लोग उससे उकता गए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तो एक जबरदस्त शोर पीएम के इस बात पे रिस्पांस आया और पीएम को देखकर जिस तरह का एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ रैलियां कवर कर चुका हूं बंगाल में, कृष्णानगर, बारासात और झारग्राम, और हर जगह प्रधानमंत्री को देखने के लिए खास तौर से महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह है। और आज प्रधानमंत्री ने स्टेज से कुछ बच्चों के लिए कहा कि मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे हाथों में तस्वीरें लेकर आए हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं, और उसमें से एक तस्वीर भी मैंने आगे फॉरवर्ड किया जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इनकी ये कलेक्ट कर लो। प्रधानमंत्री ने कहा आप इस पे एड्रेस लिख दीजिए, अपना फोन नंबर लिख दीजिए, मैं आपसे खुद बात करूंगा। तो जो इंस्टेंट कनेक्ट प्रधानमंत्री बनाते हैं लोगों के साथ, वो लोगों के दिलों को छू जाता है और यही आज देखने को मिला। और ये जो हुजूम देख रहे हैं आप कलकत्ता के रोड शो का, इसकी एक झलक हमने दिन में देखी थी जब प्रधानमंत्री ने बारासात की रैली ग्राउंड तक पहुंचते हुए दोनों तरफ लोग काफी बड़ी तादाद में उनको देखने के लिए मौजूद थे। तो बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री से जो अपेक्षा है बंगाल की वो जबरदस्त है और हमेशा नई ऊंचाइयों को वो छू रहा है। हमने देखा कि छठे चरण में 80% बंगाल में वो मतदान हुआ, 73% पांचवें चरण में हुआ और आखिरी चरण जो है इसमें बीजेपी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंक दी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ताकत मिलती है आप लोगों के प्यार से और आप लोगों का जिस तरह से साइक्लोन के बावजूद आप लोग इतनी तादाद में मुझसे मिलने आए, मेरी बात सुनने आए, उससे मुझे जो एनर्जी मिलती है वो इसका पूरा बदला मैं चुकाऊंगा और बदला चुकाऊंगा बंगाल का विकास करके। चंद्रशेखर। विशाल, आप पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आप मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार जो नतीजे आएंगे उसमें सबसे अच्छा नतीजा पूरे देश में पश्चिम बंगाल से आने वाला है बीजेपी के लिए। क्या कुछ देखा आपने ग्राउंड पर? क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री के इस दावे को लेकर के? चंद्रशेखर, जब चुनाव आते हैं तो हर नेता अपने हिसाब से दावे करता है, लेकिन ग्राउंड पे जब आप रिपोर्टिंग करने निकलते हैं और ऑफ कैमरा जब लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको एक सेंस मिलता है कि किस तरह का माहौल वहां पर बन रहा है। अलग अलग तबके के लोगों से मैंने बातचीत की है और सबने इस एक अपेक्षा जताई है, एक चेंज चाहते हैं वो बंगाल के अंदर। और प्रधानमंत्री और बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। 42 सीटें बंगाल में है, 18 सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में हासिल की थी जो उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था और अब बीजेपी इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती है और बीजेपी चाह रही है कि बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके खाते में आए। और जो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का वो इसी से रिफ्लेक्ट होता है कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और लोग चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर कुछ बदलाव लेकर आए। आज प्रधानमंत्री ने खुले दिल से ये बात कह दी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल जो है उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। आजादी से पहले बंगाल पूरे देश को रोजगार देता था, लेकिन ओवर द इयर्स यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बंगाल के पास रोजगार नहीं है और पहले लेफ्ट ने लूटा, पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब तृणमूल कांग्रेस दोनों हाथों से लूट रही है। तो इसका भी हिसाब लिया जाएगा और मैंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन जिन ने खाया है उससे निकलवा के जिसका खाया है उसको मैं दूंगा और इस बात पे एक जबरदस्त रिएक्शन मिला क्राउड की तरफ से। चंद्रशेखर। ठीक है विशाल, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम बात करें तो अब 1 जून को 9 लोकसभा सीट हैं जिन पर मतदान होना है, लेकिन ओवरऑल पश्चिम बंगाल में जितने चरणों में अभी तक मतदान हुआ है उसमें हमने जो कुछ देखा उसके बाद
अगर इन चुनावों की बात करें तो यहाँ पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दो बड़े मुद्दे यहाँ पर उभर के आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी टीएमसी पर हमला कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से। और चंद्रशेखर जी, जो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव का अगर आपने शुरुआती दौर से देखा हुआ तो उस समय में ये चुनाव उसके साथ में संदेश खाली के जो महिलाओं के उत्पीड़न को लेके जो शुरू हुआ था मोमेंटम, ठीक है। और उसके बाद बनते बनते आपने देखा कि ये पूरे बंगाल में एक तरह से इसको लेके आक्रोश बना था, और उस आक्रोश के साथ में आपने देखा कि जिस तरह से बंगाल में मोमेंटम बना ममता बनर्जी के गवर्नमेंट बेटे के खिलाफ में, तो लगभग एक तरह से बैक फुट पे आती गई और हर चीज को करेक्शन करते हुए नजर आई। संदेश खाली में ममता बनर्जी लगातार कहती रही कि ये सब सारे बीजेपी का ड्रामा है, और बाद में ममता बनर्जी की पुलिस से लेके सारे वहां पे बैठ के और कैंप लगा के जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो वहां महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें भी दर्ज कराते हुए दिखी। सवाल ये है कि ममता बनर्जी का जो रूल रहा है टीएमसी का, वो एक तरह से पूरे पुराने सीपीएम की एक कॉपी रही है। आप कह सकते हैं कि वही सीपीएम के जो कैडर थे वो गांव के इलाके में, और जो पीएम टोलेबाज कह रहे थे, वो सारे वही लोग थे जो सीधे सीधे एक पार्टी का झंडा ही शिफ्ट किया था और वो टीएमसी के कैडर हो गए थे। तो वो वायलेंस का जो एक कैरेक्टर रहा है, वो कैरेक्टर जो आप ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को अभी भी आम लोगों के बीच में रीच करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए कि वहां आपने देखा है कि जिस तरह से एक तरह का एक वहां पे वॉलेंटियर्स जो गूंज को उन्होंने बनाया है पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, तो आम लोगों की पहुंच जो है वो इस डेमोक्रेसी में एक फेयर इलेक्शन और फेयर करने में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी उतनी बड़ी चुनौती होती है। जो करप्शन की बात है, जो पिछले 2 साल से देखें कि माननीय जो उच्च न्यायालय का जो इंटरफेरेंस के बाद जितने भी सीबीआई के और ईडी के इंक्वायरी के बाद जब आपने देखा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज भी अपने सभाओं में कह रहे थे कि नोटों का पहाड़ आपने अगर पश्चिम बंगाल में देखा होगा तो वहाँ भ्रष्ट मंत्रियों के घर से वो पैसे निकले थे। तो ये सारे चीजें वहाँ टॉक ऑफ द टाउन है, लोग इस चीज बात पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात ये हुई इस इलेक्शन में, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के ओबीसी कोटे को लेके, जब मुस्लिम में 72 जातियों का आरक्षण के नाम मुस्लिम कोटे में ओबीसी कोटे में रखा था, उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक्सपोज किया। ये पश्चिम बंगाल में अभी 2-3 फेज के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना है। बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि लगातार ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस का जो वहां कैंपेनिंग था, वो पूरे देश का जो कैंपेनिंग है इंडिया गठबंधन का, उसी के आधार पर था कि संविधान खतरे में था, है लोकतंत्र बचाना है, हमें आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीजें उनके अपने आप एक्सपोज होती गई, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये इनका इम्पीचमेंट जो है वो कैसे एक्सपोज हुआ है, और जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आप धर्म के आधार पे जब पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के 72 कास्ट को आप शामिल किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक गैर संवैधानिक है और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ वोट बैंक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के इस मुहर के बाद जब ममता बनर्जी बैकफुट पे आई है, तब से वो कहने लगी है कि हम हाई कोर्ट का यह आदेश नहीं मानेंगे, हम आरक्षण जारी रखेंगे, हम मुस्लिम कम्युनिटी का आरक्षण दे के रहेंगे। तो ये एक पॉइंट था। और दूसरा सबसे बड़ा जो उनका सीएए पे रहा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने दमखम से सीएए को अपना स्टैंड बताया, और सीएए कानून को लागू करने के साथ साथ जब आपने देखा कि पिछले हफ्ते में 200 से ज्यादा पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू सिख कम्युनिटी के शरणार्थी थे, उनको ये मिला, भारत का नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला। तो ममता बनर्जी का जो ये भ्रम फैला रहे थे, वो लगभग भ्रम वहां पे खत्म हो रहा था। मथुरा समाज का जो एक इस कंस्टिट्यूंसी में भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रभाव है। हर कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 18 ऐसे एमपी कंस्टिट्यूंसी है जहां मथुरा समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। और ममता बनर्जी ज्यादा के उसको कहती थी उन समाज को कि अगर आपने सीएए का फॉर्म भरा तो आपकी जो है वो नागरिकता तो ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो है वो शक के दायरे में आ जाएंगे, आपके पास में ये कानून नहीं होगा, आप यहाँ पे जमीन नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब एग्रेसिवली कैंपेन में पीएम मोदी ने, अमित शाह ने ये बताना शुरू किया कि सीएए को कोई हटा नहीं सकता, इस कानून को कोई बदल नहीं सकता, ये पूरे उन सारे शरणार्थियों के लिए है
जिसने आज विभाजन का दंश झेला है, जो भारत में शरण लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा था, वो ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन ऐसे कम्युनिटी के लिए ये भारत शरण देने की बात कही है, उनको नागरिकता देने की बात कही है। तो सबसे जब भारत सरकार का ये स्टैंड क्लियर हुआ है, तो वहां भी समाज में ये इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो ममता बनर्जी शुरू से उठाती रही थी, वो मुद्दों पर ममता बनर्जी खुद घिरती हुई नजर आ रही थी। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने पिछले जो चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं वो ग्राउंड पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर चुनाव भी कवर किए हैं। विशाल, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दो ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में ओबीसी वाला मामला भी सामने आया। ये जो दोनों मामले हैं, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, कितना कुछ वहाँ पर, खासकर अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, पिछले दिनों हमने संदेश खाली भी देखा, इसका असर वहाँ के जनमानस पर कितना है? चंद्रशेखर, आज आपने बात की संदेश खाली की जो एक महिला है जो शिकार हुई उस उत्पीड़न की, और उसको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, और रेखा पात्रो जो कैंडिडेट है बीजेपी की, उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं इनके भाषण को सुन के बहुत अभिभूत हुआ हूं, और टीएमसी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस तरह का भाषण दे सके। और ये हमने बीजेपी ने इनको कैंडिडेट बना के ये बता दिया है कि नारी की अस्मिता को हम कितनी प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा आपने बात की भ्रष्टाचार की, तो अगर आप बंगाल के अलावा ओडिशा और बिहार को भी अगर आप इसमें मिला लें, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है बिहार और उड़िया, ये तीनों स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं, और 40 सीटें आपके बिहार की, 21 आपकी उड़ीसा की और 42 आपके बंगाल की। तो बीजेपी ने यहाँ पर फोकस रखा करप्शन और अपीजमेंट, और करप्शन और अपीजमेंट को लेकर बीजेपी बुलडोज कर रही है, और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस इलाके में फोकस कर रहे हैं, खासतौर से बंगाल में, और 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का, आज से शुरू हुआ, सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री पूरी एनर्जी के साथ लोगों के बीच में जाते हैं। कल भी उनकी रैलियां हैं, यहाँ पर जनसभाएं हैं, और काकद्वीप पे जहां मैं खुद मौजूद रहूंगा, वहां पर प्रधानमंत्री फिर से एक बार लोगों से मुखातिब होंगे। बार बार वो एक ही बात को उठा रहे हैं कि आप जो लोग हैं बंगाल के, वो एक जुझारू लोग हैं, बंगाल के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। बंगाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना बड़ा योगदान दिया है, बावजूद इसके आज जो आम बंगाली है वो छोटी छोटी चीजों के लिए, बेसिक एम्यूनिटीज के लिए तरस रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो ममता सरकार है, करप्शन और अपीजमेंट के अलावा उन्होंने एक काम ये भी किया कि सेंट्रल की जो स्कीम्स थी उसको उन्होंने ब्लॉक किया, और जो केंद्र की योजना है उसको आम जन तक नहीं पहुंचने दिया, गरीब तक नहीं पहुंचने दिया। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री बार बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है करप्शन को लेकर वो बहुत ज्यादा हमलावर है, और उन्होंने कहा कि एक एक चीज का मैं हिसाब लूंगा, और आपसे जो छीना गया है वो आपको मैं दूंगा। मैं बंगाल में कुछ वक्त से हूं, और बंगाल में बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है, खासतौर से जो ओबीसी को लेकर, जिसमें बंगाल भी शामिल है, और उन्होंने ये अपीजमेंट के तहत किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि आप रिलीजन के बेस के ऊपर आप जो है रिजर्वेशन दो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि देखिए, ये जो टीएमसी है, कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, या फिर टीएमसी है, ये कभी बोलते हैं कि हम अलग अलग है, कभी हम कहते हैं कि नहीं हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 1 तारीख की मीटिंग में नहीं आ सकती क्योंकि इलेक्शंस है, और दूसरा साइक्लोन का भी इफेक्ट है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हमारी सरकार यहाँ पर नहीं है अभी, बावजूद इसके हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने पूरी तरह से मेहनत की है, और हमने साइक्लोन को अच्छे से कंट्रोल किया, उसके डिजास्टर मैनेजमेंट की भी उन्होंने
तारीफ की, आज NDRF की भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि केंद्र हर संभव सहायता कर रहा है। तो प्रधानमंत्री बार बार ये बताना चाहते हैं बंगाल के लोगों को, खास तौर से बंगाल की महिलाओं को, कि बीजेपी को अगर आप चुनते हैं तो बीजेपी आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, बीजेपी आपकी बेसिक एमिनिटीज की गारंटी लेता है, आपके खाने से लेकर आपके किचन और आपके घर। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सिर्फ चार दीवारी और छप्पर नहीं देता, मोदी जो आपको देता है वो आपको एक घर देता है, एक किचन देता है, एक वॉशरूम देता है, ताकि आप इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को जी सके। और यही बंगाल के लिए बहुत जरूरी है। और बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बार बार वो हवाला देते हैं किस तरह से टाटा को यहाँ से मूव करना पड़ा नंदीग्राम से, और किस तरह से नेक्स्ट रूल के अंदर फैक्ट्रीज बंद हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ताले लग गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो बंगाल में बढ़ा, बावजूद इसके कि उसके पास सारी चीजें हैं, उनको रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो बंगाल डिजर्व करता है हम बंगाल को वो दें, और ये तभी संभव है कि आप अपना वोट इधर उधर डाल के वेस्ट ना करें। अगर आप CPM में भी वोट डालते हैं तो भी वो इंडिया अलायंस के थ्रू TMC के पास जाएगा, लेकिन अगर आप बीजेपी को वोट डालते हैं तो उससे मेरे हाथ मजबूत होंगे, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका जो छीना गया है वो मैं आपको सूद समेत लौटाऊंगा। चंद्रशेखर। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करें। उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। प्रधानमंत्री इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं, भारी संख्या में वहां पर सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और ये आपको हम दृश्य कोलकाता से दिखा रहे हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर आज जो ममता बनर्जी की ओर से जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि जब हमने CPM को ख़त्म कर दिया तो बीजेपी को भी हम ख़त्म कर देंगे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी की एक वक्त जो लड़ाई थी वो CPM से थी, और वो दौर था जब पश्चिम बंगाल में CPM का शासन हुआ करता था। तो क्या ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है? चंद्रिका, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं उससे पहले आज ये अगर आप कलकत्ता में हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो जब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और वो उस कलकत्ता में आज PM मोदी है, तो आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी का एक पैतृक इलाका है। पैतृक इलाका मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर बीजेपी के शीर्षक पुरुष का नाम अगर ले दो चार में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहला नंबर आते हैं। और उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कलकत्ता में अगर आप PM मोदी है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर में एक अपना वो भाव है जो अपने संस्थापक के उस शहर में, उस इलाके में है। तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को जब हम आप देखते हैं कि एक जम्मू कश्मीर की जो आप आज देख रहे हैं बदली हुई हालत, और नया कश्मीर की आप बात करते हैं आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के, तो वो लड़ाई लड़ने वाला भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक विधान एक निशान का संकल्प लेके वो जब जम्मू कश्मीर में वो क्रॉस किए थे, कठुआ बॉर्डर से वहां लखनपुर बॉर्डर क्रॉस किए थे, तो शेख अब्दुल्ला सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। नेहरू जी की सरकार थी केंद्र में, और उसके बाद रहस्यमय तरीके से जब उनको अरेस्ट करके रखा गया था तो उनकी मौत हो गई थी। तब से बीजेपी का वो स्लोगन जारी रहा, और वो जारी रहा पिछले 40-50 साल तक कि जो जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आपको याद होगा बीजेपी ने अपने स्तुति भाव में उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सामने में रखा, और PM मोदी जब जब भी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सबसे पहला नाम लेते हैं। तो बीजेपी का ये पश्चिम बंगाल से एक वो पुराना नाता है, वो ऐसा संबंध है जो ममता बनर्जी सिर्फ एक डायलॉग देके उसको नहीं खत्म कर सकती। वहां बीजेपी की जड़ें हैं, वहां बीजेपी के लिए वहां पे संघ का एक बड़ा काम है। साथ साथ बीजेपी के साथ साथ जब हिंदू संस्कृति की बात आप करते हैं, उसके सारे संस्थापकों के भाव में, आदि पुरुष के भाव में आप पश्चिम बंगाल के इस कलकत्ता के, नॉर्थ कलकत्ता के सेंटर में आप देख सकते हैं, जहां रामकृष्ण मिशन
আপনি কি একজন বই প্রেমী, কিংবা আপনি কি বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু আপনার পছন্দ মতো বই কোথা থেকে ক্রয় করবেন ভাবছেন? এখন আপনার এলাকায় মীরা পুস্তকালয়ে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্ত ধরনের বই। যেমন এখানে পাবেন স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার বই, এছাড়া ধর্মগ্রন্থ, শিক্ষামূলক সামগ্রী, অফিস স্টেশনারি, ড্রয়িং সামগ্রী এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম মীরা পুস্তকালয় থেকে ক্রয় করতে পারবেন। তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়, সুকান্ত মোড়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগের জন্য নম্বর 8945933128।